नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे अध्याय की बात करने वाले हैं जो भले ही छोटा सा लगे लेकिन असल में काफी महत्वपूर्ण था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कण्व राजवंश की। एक ऐसा साम्राज्य जो सिर्फ और सिर्फ 45 साल तक ही चला। पर सवाल ये है कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। सोचिए, कैसे एक भरोसेमंद मंत्री जिस पर राजा को सबसे ज्यादा यकीन हो, वही अपने राजा के खिलाफ जाकर एक पूरे के पूरे साम्राज्य पर ही कब्जा कर लेता है। कमाल की बात है ना? तो चलिए, इस कहानी को समझने के लिए सीधा चलते हैं मगध, जहाँ एक तख्ता पलट ने एक नए राजवंश को जन्म दिया। कल्पना कीजिए, हम समय में पीछे जा रहे हैं। साल है 73 ईसा पूर्व। ये वो दौर था जब प्राचीन भारत में जबरदस्त राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी और एक के बाद एक साम्राज्य बदल रहे थे। उस वक्त मगध पर राज कर रहा था शक्तिशाली शुंग साम्राज्य, लेकिन अब उसकी पकड़ ढीली पड़ रही थी। आप कह सकते हैं कि उसकी ताकत कमजोर हो रही थी और साम्राज्य मानो अंदर ही अंदर से खोखला होता जा रहा था। और ठीक इसी माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। शुंग वंश के जो आखिरी राजा थे, देवभूति, उनकी हत्या कर दी गई। और बस इसी एक हत्या के साथ शुंग शासन का पूरा अध्याय ही समाप्त हो गया। तो फिर सवाल उठता है, इस पूरी साजिश के पीछे था कौन? और जवाब है वासुदेव कर्ण। जी हाँ, देवभूति के ही एक ब्राह्मण मंत्री। वही मंत्री जिन्होंने इस पूरे तख्ता पलट को अंजाम दिया, सिंहासन पर कब्जा किया और कण्व राजवंश की नींव रखी। वासुदेव के सत्ता में आने के बाद इस राजवंश ने लगभग 45 सालों तक राज किया और इन सालों में मगध में एक तरह की स्थिरता बनी रही। तो इस राजवंश में कुल मिलाकर 4 राजा हुए। सबसे पहले तो संस्थापक वासुदेव कण्व, जिन्होंने 9 साल राज किया। उनके बाद आए उनके बेटे भूमिमित्र, जिनका शासनकाल 14 साल का रहा। फिर आए नारायण, जिन्होंने 12 साल तक बागडोर संभाली। और आखिर में थे सुशर्मन, जिनका शासन 10 साल चला। तो देखिए, इन चारों ने मिलकर कुल 45 साल तक एक छोटा लेकिन काफी हद तक स्थिर शासन दिया। तो कण्व शासन की पहचान क्या थी? असल में उनकी नीतियों में ही उनकी पहचान छिपी है। देखिए, वो ब्राह्मण वंश से थे, तो जाहिर है उन्होंने धर्म यानी कि जो नैतिक और सामाजिक व्यवस्था होती है, उसे अपने शासन का आधार बनाया। उनकी राजधानियां थीं पाटलिपुत्र और विदिशा, और वहां से राज करते हुए उन्होंने संस्कृत और वैदिक परंपराओं को खूब बढ़ावा दिया। मतलब सिर्फ बढ़ावा ही नहीं दिया, बल्कि ये भी पक्का किया कि ज्ञान और कला की ये विरासत अगली पीढ़ियों तक जरूर पहुंचे। और हाँ, इन सब के साथ साथ व्यापार और कृषि के जरिए आर्थिक स्थिरता भी बनाए रखी। लेकिन देखिए, इतिहास का नियम है, हर राजवंश का अंत तो होता ही है, और कण्व राजवंश का भी हुआ। ये अंत आया दक्षिण से, जहां से एक नई शक्ति उभर रही थी, और यहीं से शक्ति का पूरा संतुलन ही बदलने लगा। सोचिए, एक तरफ थे कण्व, जो अंदरूनी झगड़ों से लगातार कमजोर हो रहे थे, और दूसरी तरफ थे दक्कन से उभरते सातवाहन, जो एक नई ताकतवर शक्ति के तौर पर सामने आ रहे थे। ये बिल्कुल साफ था कि एक पुराने युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। और जानते हैं, कण्वों का पतन बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 38 ईसा पूर्व में आखिरी राजा सुशर्मन गद्दी पर बैठे, लेकिन तब तक आपसी मतभेदों ने राजवंश को अंदर से इतना खोखला कर दिया था कि कुछ बचा ही नहीं था। और इसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 10 साल के अंदर ही 28 ईसा पूर्व में सातवाहनों ने उन्हें बड़ी आसानी से सत्ता से हटा दिया, और इस तरह उनके शासन का अंत हो गया। तो अब ये सवाल मन में आता है कि क्या सिर्फ 45 साल के इस छोटे से शासनकाल का कोई महत्व भी था? जवाब है बिल्कुल था। असल में कण्व राजवंश भारतीय इतिहास में एक बहुत जरूरी पुल, एक सेतु का काम करता है। सिर्फ 45 साल, सोचिए जरा, इतिहास के इतने बड़े कैनवस पर ये कितना छोटा सा वक्त है ना? लेकिन इन 45 सालों का भी अपना एक खास महत्व था। इतिहासकार अक्सर कण्व राजवंश को पता है क्या कहते हैं? वो इसे शुंग और सातवाहन साम्राज्यों के बीच का एक पुल मानते हैं। और ये बात बिल्कुल सही भी है। ये एक बड़े साम्राज्य के पतन और दूसरे के उदय के बीच की वो जरूरी कड़ी थे, जिन्होंने उस संक्रमण काल में स्थिरता बनाए रखी। तो आखिर ये इतने महत्वपूर्ण क्यों थे? चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने शुंगों की प्रशासनिक व्यवस्था को वैसा का वैसा ही जारी रखा। इससे हुआ ये कि सत्ता बदलने के बाद कोई अफरा तफरी या अराजकता नहीं फैली।
दूसरी बात, उन्होंने हिंदू संस्कृति और वैदिक परंपराओं को सहेज कर रखा, जिससे एक कल्चरल कंटिन्यूटी बनी रही। और हाँ, कला और साहित्य को भी उन्होंने काफी संरक्षण दिया, जिससे भारत का जो सांस्कृतिक ताना बाना है वो और भी मजबूत हुआ। तो कुल मिलाकर दो बड़े साम्राज्यों के बीच ये एक छोटा लेकिन स्थिरता का एक बहुत जरूरी दौर था। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इतिहास में और कौन से ऐसे छोटे छोटे शासनकाल रहे होंगे जिनका वक्त तो भले ही कम था, लेकिन उन्होंने अपने बाद आने वाले समय पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि इतिहास का रुख ही बदल गया।